प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग जो है अपना 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन। और इससे पहले आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो जो बनाया था फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ न्यूट्रिशन, अगर वो नहीं देखा है तो उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेशन। तो फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। विदाउट नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, यू नो कि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन क्या है और क्या प्रोसेस होती है इसमें, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, और फाइनली फिर ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों, रेस्पिरेशन जो है ये एक्चुअली रिलेटेड है या कनेक्टेड है न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ब्लड में पहुंचा देती हैं, और फाइनली वो सेल्स में पहुंच जाता है। ब्लड के थ्रू वो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुंच जाता है, सेल्स में। लेकिन सेल्स में पहुंचने के बाद भी अभी उसके अंदर जो लॉक्ड एनर्जी है वो सेल्स को नहीं मिल पाई है। तो इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो लॉक्ड एनर्जी उस फूड में मौजूद है, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल बना था, आपने अगर ध्यान दिया हो फोटोसिंथेसिस की हमने प्रोसेस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक रिएक्शन आप लोग याद होगी आप लोगों को, आपने देखा था कि CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HU कर देते हैं, UV रेडिएशंस कर देते हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये सब बातें आप लोग को याद होंगी अच्छे से। और जिसको भी ये सब समझ में नहीं आ पा रहा है तो वो आसानी से मेरा पुराना जो पिछला वीडियो उस पर जाकर इन सब बातों को बहुत ही क्लियरली समझ सकता है। तो CO2 और H2O अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट इज सनलाइट, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट हमें दे देता है जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज एंड सम वाटर H2O एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता था दैट इज ग्लूकोज, जो एनर्जी होती थी, जो सनलाइट सोलर एनर्जी होती थी, वो ट्रैप हो जाती है इन ग्लूकोज के बॉन्ड के बीच, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि वो जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो ट्रैप हो गई है ग्लूकोज के बॉन्ड्स के बीच में। आप जानते हैं ना, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दे आर कनेक्टेड, दे आर बॉन्डेड विद कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब क्या करना है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमें उसी एनर्जी को वापस लेना है। समझ में आ रही ना आपके बात, वो जो एनर्जी लॉक्ड है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर, उस एनर्जी को हमें वापस लेना है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, ठीक है। तो अब जरा हम देखते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है। देखिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि वही जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अब हमारी सेल में आ चुका है डाइजेस्टेड फूड के थ्रू, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। ऑक्सीजन जो होगी वो उस डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे पास है, ग्लूकोज है, उसको क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें जब ब्रेक डाउन होगा, जो उसके बॉन्ड्स हैं वो जब टूटेंगे तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और सेल्स के अंदर ये एनर्जी फिर अगेन सेव हो जाती है ATP के मॉलिक्यूल। जो ATP होता है इसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है, आप लोग याद रखें, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, क्लियर ना। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं ATP को। जो एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के बाद हमें मिली, वो फाइनली किसके अंदर लॉक्ड हो गई, अब ATP के अंदर। और ATP के जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर सो ईजी टू ब्रेक, उसको बड़ी आसानी से हम तोड़कर, और जो सेल हमारी होती है उसके अंदर एनर्जी आसानी से रिलीज़ कराई जा सकती है, ठीक है। तो जिस सेल के अंदर जितनी ज़्यादा ATP होंगी, हम कहेंगे कि वो एनर्जी में उतनी ही ज़्यादा रिच है। तो इस सारी प्रोसेस को ही हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे कि किस तरीके से जो ग्लूकोज है हमारा वो फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है ATP के मॉलिक्यूल के रूप में, और फिर ATP से जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उससे जो एनर्जी है वो हमारी सेल किस तरीके से ड्राइव करती है, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की प्रोसेस आप फाइनली अब लिख सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना, उससे जो एनर्जी मिलती है, और किसके थ्रू मिलती है,
थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब रेस्पायरेशन जो है, रेस्पायरेशन, ठीक है, ये आपका जो स्टेप्स हैं रेस्पायरेशन में, तो हम उसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। तो रेस्पायरेशन जो है वो फाइनली दो तरीके से हो सकता है। एक बच्चों होता है अनएरोबिक रेस्पायरेशन, अनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन। अब ये अनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? जब रेस्पायरेशन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा रेस्पायरेशन जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही हो जाता है, उस टाइप के रेस्पायरेशन को हम अनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। और एरोबिक रेस्पायरेशन सिंपल है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों ही प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जो रेस्पायरेशन हमारा है, ये एरोबिक रेस्पायरेशन किस तरीके से होता है, अनएरोबिक रेस्पायरेशन किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। और हमें इस चैप्टर में फाइनली जो डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, ये ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द पायरुवेट, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, इसी को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फिर रेस्पायरेशन में आगे कौन कौन सी प्रोसेस हैं, उनको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। बच्चों, तो जो रेस्पायरेशन है एक्चुअली अगर हम सिंपली देखें तो दो टाइप के रेस्पायरेशन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। रेस्पायरेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, और दूसरा होता है इंटरनल, या इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन, नॉट सेलुलर, ठीक है ना, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो हमारा होता है, इसको हम सिंपली लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि जो रेस्पायरेशन है और ब्रीदिंग है वो एक ही प्रोसेस है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पायरेशन में जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन अगर कहा जाएगा तो सिर्फ वही ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट CO2, बस ये आपकी ब्रीदिंग है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। बस आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो और CO2 को बाहर छोड़ रहे हो, तो ये सिर्फ क्या है? आपका एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है। जबकि इंटरनल रेस्पायरेशन आपकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। इंटरनल या सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होगा? जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख कर भी देख सकते हैं। जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दैट इज C6H12O6, ये ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जो कि हमने ब्रीदिंग की प्रोसेस के थ्रू O2 अंदर पहुंचाई है, उसको क्या करता है? अंदर जाकर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो ये जो पूरी एक वी कैन से दैट ये जो प्रोसेस है एक फिजिकल प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है वो एक टाइप की केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सेल के अंदर जाकर होती है, साइटोप्लाज्म में, देन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इंटरनल या सेलुलर रेस्पायरेशन एक अलग चीज़ है, और एक्सटर्नल या जो ब्रीदिंग है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है एक्चुअल में ये है रेस्पायरेशन का पार्ट, जिसको हमें स्टडी करना है, ठीक है। और आगे की जो अभी हम स्लाइड्स हैं उसमें हम बात करेंगे, इसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस प्रोसेस को अगर हम सेल के अंदर देखते हैं तो इसी प्रोसेस को एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो ऐसा रेस्पायरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो फटाफट से इसके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पायरेशन आ जाते हैं। तो इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो एरोबिक रेस्पायरेशन है, अभी हम लोगों ने बात की, सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनके बीच में यही हो जाता है कि दिस एरोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। सेकेंड वन इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, वो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर कंप्लीट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो फिर ये जो है साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोग पूछोगे सर साइटोप्लाज्म क्या है, तो सेल के ऑर्गेनेलीज जिस लिक्विड टाइप ऑफ सब्सटेंस में एक्चुअली फ्लोट करते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है। देखो जल्दी से अगर हम देख लें कि अगर ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, तो इसके अंदर जो ये लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है ना, जेल लाइक सब्सटेंस, जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, दिस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। दिस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, कोई आपसे पूछे कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल में कहाँ पर होती है, तो आप कहोगे कि साइटोप्लाज्म में होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लियर ना? ठीक। थर्ड पॉइंट है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, इस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है। इन सारी प्रोसेसेस को अभी हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके जस्ट बाद में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है। अभी आप सिर्फ डिफरेंसेस देख लीजिए। तो ग्लूकोज जो होता है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक है। यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे बनेंगे वो क्या क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वो प्लांट में हो रहा है या फिर एनिमल में हो रहा है। ठीक है। तो दोनों में प्रोडक्ट भी जो होते हैं वो अलग अलग बनते हैं। अगर प्लांट में हो रहा है तो प्रोडक्ट हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल एंड सम एनर्जी। ठीक है। और अगर एनिमल्स में हो रहा होता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है। इसके बारे में भी एक कहानी है, उसको हम अभी समझेंगे, आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन, अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा एनर्जी ईल्डिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज 38 ATP। ठीक है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वो प्रोवाइड कराता है हमें 38 ATP ऑफ फॉर एनर्जी। ठीक है। और जो यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर हमारी जो एनर्जी ईल्डिंग होती है बहुत ही कम होती है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराता है ओनली 2 ATP। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को। ठीक है। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस का अभी मैंने आपको बताया भी था, ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। क्या मीनिंग होता है? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। तो जो हमारी शुगर है दैट इज ग्लूकोज, वो एक्चुअली स्प्लिट हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस को अभी हम समझेंगे। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या है डेफिनेशन? द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। मतलब आप कह सकते हो कि जितनी प्रोसेस है ये वाली, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर ना? कि जो ग्लूकोज है वो बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं और उसके बाद फाइनली वो किस में बदल जाता है? पायरुवेट में। और यहाँ पर कुछ हमें मॉलिक्यूल, आई थिंक 2 ATP ऑफ मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, और वो जो कि बहुत कम है एनर्जी में। अभी तो एनर्जी फाइनली हमें मिलेगी। तो जो यहाँ पर पायरुवेट होता है वो अगेन फिर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आगे की तरफ को हम लोग लेके चलते हैं इसको, इसलिए इसको 3 पाथवे मैकेनिज्म भी कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 3 पाथवे मैकेनिज्म के नाम से भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। वो आप लोगों से ग्लाइकोलाइसिस के बारे में ही एक्चुअली पूछना चाहेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पूछे तब भी आप यही बताओगे, 3 पाथवे मैकेनिज्म पूछे तब भी आप यही बताओगे, कभी कभी वो इसको क्रैब साइकिल की फॉर्म में पूछ लेता है तब भी आप यही बताओगे। ठीक है। तो इसको देखते हैं, डेफिनेशन तो आप लोग इसको याद कर ही सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि ग्लूकोज जो है फाइनली पायरुवेट में टूटता है, और पायरुवेट फिर 3 तरीके से जो हमें जो प्रोडक्ट देगा वो कैसे देगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज की पायरुवेट तक बनने की,
ध्यान से इसको समझेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ तक की प्रोसेस दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में होती है बच्चों। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और अनएरोबिक में, उसके बाद आगे चेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ तक की प्रोसेस कॉमन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि ग्लूकोज की यहाँ तक की प्रोसेस एरोबिक और अनएरोबिक दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में कॉमन होती है, और ये साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, छोटा छोटा मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक की प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। अब हम इसको देखते हैं एक एक करके कि ये अगर प्लांट सेल में, जो कि हम ईस्ट यहाँ पर लेते हैं, प्लांट सेल में अगर ये प्रोसेस होती है तो क्या प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। तो प्लांट सेल में अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, लैक ऑफ O2 हो गया, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट अभी हमने देखा था, हमने डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट प्लांट में इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल कहते हैं, और CO2 बनता है। ठीक है, अच्छा, अगर जो ह्यूमन बीइंग में ही ले लें या फिर प्लांट में ले लें, अगर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चों ये प्रोसेस कब होगी, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो इसमें जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं CO2 प्लस वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, ये प्रोसेस जनरल प्रोसेस है। ठीक है, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और इसके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसमें भी हमें 2 ATP एनर्जी मिलती है ओनली, और यहाँ पर भी हमें सिर्फ कितनी एनर्जी मिलती है, ओनली 2 ATP। तो आप देख सकते हैं जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर कि अगर यही प्रोसेस लैक ऑफ O2 मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो अगर ये प्रोसेस ह्यूमन मसल्स में हो जाती है, ह्यूमन मसल्स की जो सेल्स होती हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो बन जाता है लैक्टिक एसिड और 2 ATP। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता है, वो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जब हम कोई जो है बहुत ही भारी एक्सरसाइज कर लेते हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं, तो हमारी मसल्स जो होती है वो क्रैम्प क्यों कर जाती है ना, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उससे रिलेटेड बातें मैं आगे की वीडियो में सब चीज़ें क्लियर कराऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा इन पॉइंट्स के ऊपर, जो पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और मसल्स कौन से हैं, ह्यूमन मसल्स हैं, मतलब कोई एनिमल मसल्स हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो लैक्टिक एसिड और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको फटाफट से नोट्स बनाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, और अब आगे की प्रोसेस को हम देखते हैं। तो ठीक है गाइस, हम लोगों ने इस वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें की। एक्चुअली एक रेस्पिरेशन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था छोटा सा, और आगे की वीडियो में हम लोग जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट और स्पेशली रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और उन्हीं से ही क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।